नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम ने भरी विधानसभा में गीता पर हाथ रखकर खाई कसम। हो चक्का रह गया पूरा सदन। सीएम बोले भ्रष्टाचारी को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 दिसंबर को पहुंचेंगे धर्मनगरी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में संत सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। करोड़ों रुपए की लागत से बना महाभारत थीम पर आधारित प्रोजेक्ट। हरियाणा विधानसभा की ओर से योगासन सत्र में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस वक्त सभी को हैरत में डाल दिया जब उन्होंने सदन में कहा कि मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि अगर कोई भी भ्रष्टाचार नौकरी की भर्ती में किया गया है तो उसे दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और पिछली सरकार के 10 साल और हमारी सरकार के बीच की गई भर्ती का तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। हमारी सरकार के वक्त में 15,000 भर्ती हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जा रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए 1,06,000 भर्तियां अब तक की गई हैं। ग्रुप सी की 45,873 भर्तियों की प्रक्रिया जारी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन सभी पोस्टों को मिलाकर कुल 1,67,000 भर्तियां हमारी सरकार के दौरान की जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 दिसंबर को धर्मनगरी पहुंचेंगे। वह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के चलते होने वाले संत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बता दें कि गीता स्थली ज्योतिसर में करोड़ों रुपए की लागत से महाभारत थीम पर आधारित प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। यह प्रोजेक्ट विश्व दर्शनीय होगा। पूरे विश्व में ये गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। गीता महोत्सव अब सिर्फ कुरुक्षेत्र हरियाणा देश का उत्सव न रहकर पूरे विश्व का उत्सव बन चुका है। बता दें कि इससे पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती में कई जाने मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। देश विदेश से लोग यहां पहुंच रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की ओर से आज मंगलवार को आर्ट ऑफ लिविंग के साथ योगासन सत्र का आयोजन किया गया। सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम का उद्देश्य कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कहा। आर्ट ऑफ लिविंग में संस्थापक श्री रविशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों और मंत्रियों से संवाद किया। सत्र में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, मंत्री कमल गुप्ता, देवेंद्र बबली, ओम प्रकाश यादव समेत कई विधायक मौजूद रहे। इस दौरान श्री रविशंकर ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की और कहा कि किसानों के लिए जिस प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया है वो प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री की इस मुहिम के बारे में लोगों को जागरूक करने में सहयोग करेंगे। सीएम ने कहा कि जीवन को सही ढंग से जीने हेतु कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त होना आवश्यक है। ध्यान और योग के माध्यम से उनके द्वारा लोगों को तनाव मुक्त और रोग मुक्त जीवन जीने की कला को सिखाया जाना प्रशंसनीय कार्य है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि एक ऐसे अवसर को इस कार्यक्रम के लिए चुना है कि जब हमारी विधानसभा का सत्र चालू है। और वैसे तो हम सामाजिक राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते से समाज में लगातार घूमते हैं, लेकिन लगातार घूमने में अपनी बात कहने का एक अवसर होता है। हम अपनी बात कहते हैं, लोग सुन लेते हैं, मान लेते हैं, हम चले आते हैं। लेकिन ये विधानसभा का सेशन ऐसा होता है कि जब दो पक्षों के बीच में आपसी वार्तालाप रहता है और उसमें एक पक्ष अपने पक्ष की बात करेंगे, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग उसमें कोई ना कोई आलोचना करेंगे। और कभी अच्छी बातें आती तो हमको भी लगता है कि एक अच्छी बात बताई गई है, उसको हम फॉलो करेंगे। और कभी आलोचना के लिए आलोचना करते हैं तो उस नाते से उसको भी सुनना ही होता है। और सुन करके ऐसे मामलों में और मैं कहूँगा कि स्पीकर साहब का दायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। वास्तव में तो ये तनाव की जो सारी बात है, सामान्य जो हमारे विधायक हैं या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग अलग अलग, उनके मस्तिष्क में या मन पर इतना प्रभाव नहीं होता जितना स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब के मन पर होता है, क्योंकि इनको कोई ना कोई निर्णय लेना होता है। तो इसलिए एक तो मैं आभार प्रकट करता हूँ कि बहुत अच्छे अवसर पर आपका मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर हम चलेंगे। और जहाँ तक तनाव मुक्त रहने की बात है, आपने जैसा सिखाया है, जैसा बताया है कि इसमें अपने लक्ष्य को अगर हम समाज केंद्रित रखेंगे और थोड़ा समाज के प्रति जो एक संवेदना मन में ये रहेगी तो निश्चित रूप से अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं हो फिर तनाव आने की यानी संभावना कम रहती है।
गीता में जो लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस एक श्लोक की एक पंक्ति यानी आधा ही श्लोक है, अगर इसको भी जीवन में धार करके आगे हम चलते रहें कि हमें फल की चिंता किए बिना ही अपना कर्म करते रहना है, तो कर्म करते रहेंगे, गलती होगी, कभी ठीक होगा, कभी गलत होगा, लेकिन लक्ष्य अच्छा है तो मन का तनाव थोड़ा हम हल्का कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे की जो साधना और बाकी सारी बातें आपने बताई हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर चला जाए, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में घूमते हैं, इसलिए उतार चढ़ाव काफ़ी आता है। आप जैसों का मार्गदर्शन मिलना बहुत हमको आवश्यक है, तो मैं आशा करता हूँ समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें और जो आप जैसा बताएंगे उन पद चिन्हों पर हम चलने की कोशिश करेंगे। आपने बहुत समय आज दिया, तो बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य में नवंबर 2019 से नवंबर 2023 तक एंटी करप्शन ब्यूरो ने 542 मामले दर्ज किए हैं, जबकि 199 हरियाणा की पुलिस ने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं। और विज आज जहां हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान लगाए गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। विधानसभा के दौरान हर विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की चर्चा के दौरान उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि यह तो देखने का नजरिया है, किसी को गिलास आधा भरा हुआ नजर आ रहा है तो किसी को गिलास आधा खाली नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि पुराने समय में केस पकड़े नहीं जाते थे, लेकिन हमने स्टाफ बढ़ाया है, साधन बढ़ाए हैं और तरीके बनाए हैं, जिसके चलते भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जा रहा है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव के लिए हरियाणा में मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों को भी शामिल करने और यहां पर भी चुनाव आयोजित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका का एसजीपीसी ने समर्थन किया है। एसजीपीसी ने याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए कहा कि हम पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और हरियाणा की सीटों पर चुनाव करवाने को तैयार हैं। इस मामले में अब केंद्र सरकार का जवाब आना बाकी है। यमुनानगर निवासी बलदेव सिंह और अंबाला निवासी गुरदीप सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए बताया कि केंद्र सरकार की 1996 की नोटिफिकेशन में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड की 120 सीटें तय की गई थी और इनमें से 8 सीटें हरियाणा की थी। दोनों याचिकाकर्ता 2011 के चुनाव में हरियाणा से एसजीपीसी के सदस्य चुने गए थे। अब चुनाव के लिए हरियाणा की 8 सीटों को बाहर कर दिया गया, जबकि इन सीटों पर भी चुनाव होने चाहिए। याचिका पर अब जवाब सौंपते हुए एसजीपीसी ने कहा कि हम पंजाब और पंजाब के बाहर गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए समर्पित हैं। सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत हरियाणा के निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव करवाने की मांग बिल्कुल सही है और एसजीपीसी याचिका का समर्थन करती है। अगर आदेश दिया जाता है तो हरियाणा में चुनाव के लिए हम तैयार हैं। इस मामले में अब केंद्र सरकार का जवाब आना बाकी है। 3 राज्यों में सत्ता हाथ से खिसकने को लेकर असंध के कांग्रेसी विधायक शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि इस प्रकार का कोई अनुमान नहीं लग रहा था कि ऐसे नतीजे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि हमें इन चुनावी परिणामों से दूसरों की गलती निकालने की बजाय अपने अंदर झांककर गलतियां ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि राजनीति में हार और जीत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस कारण हमें मन से नहीं हारना चाहिए, क्योंकि प्रेम और इंसानियत की आखिर में जीत होगी। हमेशा सत्यमेव जयते का नारा ही सफल हुआ है। गोगी ने अपनी आपसी धोखाधड़ी को अनुशासनहीनता न बताते हुए इसे प्रतिस्पर्धा बताया। उन्होंने कहा कि जब कोई भी पार्टी मजबूत होती है तो सत्ता में आने की उम्मीदें बढ़ती हैं, तो प्रतिस्पर्धा और तेज हो जाती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी नेता अपने अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। टोहाना शहर के रामनगर की रहने वाली तथा जिले के एकमात्र कला आर्टिस्ट डॉक्टर नेहा बत्रा अयोध्या के सरयू तट पर रामायण पर आधारित चित्रकारी में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। श्री राम जन्मभूमि को लेकर देश विदेश में चर्चित श्री धाम अयोध्या में स्वदेश भारत को अयोध्या की कला संस्कृति पर्यटन से जोड़ने के उद्देश्य से स्वदेश संस्थान भारत सागर कला भवन अयोध्या द्वारा चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, क्राफ्ट, नृत्य, काव्य जैसी सांस्कृतिक कला विधाओं का आयोजन 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक किया जा रहा है। इसमें देश के बेहतरीन 100 कलाकारों का चयन किया गया है, जिसमें हरियाणा से कुल 8 कलाकारों का चयन किया गया है, जिसमें फतेहाबाद जिले से एकमात्र टोहाना से रामनगर निवासी इंद्रजीत बत्रा की पत्नी डॉक्टर नेहा बत्रा को चित्रकला और हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी के लिए अयोध्या में आमंत्रित किया गया है। टोहाना के लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर नेहा बत्रा की कला को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रदर्शित करने का मौका मिला है। इस कला महाकुंभ में देश विदेश से आए कलाकारों की कलाओं का भी परिचय करवाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर नेहा बत्रा ललित कला में पीएचडी कर चुकी हैं और टोहाना से कुछ दूरी पर स्थित जींद जिले के कालवन के सरकारी राजकीय विद्यालय में कलाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। नेहा बत्रा को शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा शिक्षा रत्न के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जबकि कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला उत्सवों में भी वह सम्मानित हो चुकी हैं। सर, अयोध्या के लिए सिलेक्शन होना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पे जाने का हमें मौका मिलेगा
वैसे तो हम सोचते रहते, पर एक जैसे ही मुझे इसका ऑफ़र आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी आर्ट वहाँ तक पहुँचा पाऊँगी। और ये ऑफ़र हमें एक ग्रुप सागर ग्रुप है अयोध्या में, उन्होंने हमें इनवाइट किया इसके लिए। मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स भेजी थी, उसमें से सिलेक्शन होने के बाद ही मेरा नंबर उसमें आया। इसमें भारत से कम 100 कलाकार आ रहे हैं और हरियाणा से 8 कलाकारों का चयन हुआ है और उसमें से एक नाम मेरा भी है। फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, टोहाना से मैं अकेली ही जा रही हूँ वहाँ पर, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो अभी आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? मैं वर्तमान में सर नरवाना ब्लॉक में कालवन एक गाँव है, वहाँ पर कला अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ अभी। हांसी में 3 साल पहले 15 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपित विकास को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही इस पर 1,15,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत में चले अभियोग के अनुसार मामले में दिसंबर 2020 को हांसी की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत हांसी सिटी थाना में दी थी और इसमें बताया गया था कि उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने गई थी लेकिन वापस नहीं आई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो 5 दिन बाद किशोरी को खोज निकाला गया। जांच में सामने आया था कि किशोरी को विकास नाम का युवक बहला फुसला कर ले गया था। आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म भी किया था। पुलिस ने आरोपी विकास को गिरफ्तार कर उस पर दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया था। इसके बाद से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बादशाहपुर के गुरुग्राम सोना हाईवे पर स्थित 2 मंजिला विशाल मेगा मार्ट में सुबह करीब 8:30 पर भयंकर आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही सेक्टर 29 से दमकल की करीब 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। साथ ही आयरिया मॉल में खड़ी दमकल की एक गाड़ी भी आग बुझाने में जुटी। देखते ही देखते मेगा मार्ट के दूसरे मंजिल पर लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल कर्मियों की काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू न होने पर अन्य दमकल केंद्र से भी गाड़ियां बुलाई गई। मार्ट के सामने बिजली के हाई टेंशन तारों और बिजली की तारों के फैले जाल के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत सामने आई। मार्ट कर्मचारियों ने शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने का अंदेशा जताया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। उपायुक्त अंबाला ने नया फरमान जारी किया है। अब अपनी मांगों को लेकर कोई भी उपायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। प्रदर्शन करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त डॉक्टर शालीन के अपने दफ्तर यानी उपायुक्त कार्यालय के गेट पर एक नोटिस चिपका दिया गया है जिसमें लिखा है कि उपायुक्त कार्यालय कचहरी कंपाउंड में किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन करना अवैध है। उक्त सूचना के बावजूद यदि कोई धरना प्रदर्शन करता है तो अभियोजन के खिलाफ धारा 188 के तहत FIR दर्ज की जाएगी। OTT बिग बॉस विजेता एल्विश यादव के गले में सांप की वीडियो के मामले में अब 20 जनवरी को अदालत में सुनवाई होगी। पुलिस ने जिला अदालत में ATR जमा कर दी है। मामले की सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रगति राणा की अदालत में चल रही है। अदालत ने शिकायतकर्ता को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को लेकर उनका जवाब दाखिल करने का अवसर दिया है। इस मामले में अब अदालत में 20 जनवरी को सुनवाई होगी। इस केस में बादशाहपुर थाना पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि पीपल फॉर एनिमल संस्था के पदाधिकारी सौरभ गुप्ता ने अदालत में याचिका दायर कर मामला दर्ज करने की मांग की है। एक गाने की शूटिंग के दौरान एल्विश यादव के गले में सांप का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। अंबाला शहर की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने 50 वर्षीय व्यक्ति पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। लड़की की मां के अनुसार पिछले 1 महीने से व्यक्ति रोजाना रास्ते में रोककर लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था और अपशब्द भी कहता था। जब एक दिन मां ने पीछा किया तो असलियत सामने आई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हर तथ्य की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। जी हाँ, अभी जानकारी प्राप्त हुई थी और इस संदर्भ में जो शिकायत करता है उसकी शिकायत पर जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। किस तरह का क्या कुछ मामला है और एज क्या है लड़की की और छेड़छाड़ करने वाले की एज क्या है, कुछ जानकारी मिली? सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है ये और लड़की माइनर है और जिसके ऊपर आरोप है वो करीब 50 वर्षीय व्यक्ति है। क्या कुछ कार्रवाई अभी की जा रही है FIR वगैरह? अभियोगों पर अभियोग अंकित किया जाएगा संदर्भाधीन धाराओं में और आगामी अनुसंधान किया जाएगा इसमें। पहाड़ों की हवाओं ने मैदानों का रुख कर लिया है। यही वजह है कि हरियाणा में रात के साथ ही अब दिन में भी ठंड बढ़ गई है। रविवार शाम से चलने वाली उत्तर पश्चिमी हवाओं से राज्य में अधिकतम तापमान में 1.3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सूबे में 3 दिन तक अभी कोहरे का दौर जारी रहेगा। संभावना है कि 21 दिसंबर की सुबह तक कोहरे के आसार बने हुए हैं। साथ ही रात के
न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे हरियाणा में ठिठुरन और बढ़ गई है। मौसम विशेषज्ञ आगामी दिनों में लगातार मौसम में गिरावट बनी रहने की संभावना जता रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।